परमाणु संरचना में कल हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? -1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -19 कूलम। और अगर हम द्रव्यमान की बात करें इलेक्ट्रॉन की तो वो होता है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, और क्योंकि चार्ज जो होता है वो माइनस में होता है तो हम यहाँ लिखते हैं -1। और यहाँ इसका जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन की कंपैरिजन में बिल्कुल जीरो होता है। प्रोटॉन की कंपैरिजन में इतना कम होता है कि हम उसको क्या मान सकते हैं? जीरो। तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल इस तरह से लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन, इसका चार्ज -1 और इसका मास कितना हो गया? जीरो। ठीक है। अगर आप प्रोटॉन की बात करो तो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है, बस वैल्यू माइनस की बजाय क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। तो ये तो हुआ इलेक्ट्रॉन का चार्ज और द्रव्यमान। अगर आप प्रोटॉन की बात करो तो प्रोटॉन को स्मॉल p से रिप्रेजेंट करेंगे। इस पे आवेश जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है, बस साइन जो होता है वो माइनस की जगह क्या हो जाता है? प्लस। तो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -19 कूलम चार्ज होता है किस पर? प्रोटॉन पर। मास की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में ज्यादा होता है, तो इसका जो मास होता है वो होता है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -27 किलोग्राम। देखो यहाँ माइनस में 27 है और यहाँ माइनस में 31 है, इसका मतलब ये ज्यादा कम है और ये इससे ज्यादा है। अगर आप न्यूट्रॉन की बात करो तो इस पर आवेश तो जीरो होता है, न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है? जीरो होता है। लेकिन अगर आप मास की बात करो तो वो प्रोटॉन के लगभग सिमिलर होता है लेकिन हल्का सा ज्यादा होता है। इसका मास 1.672 है तो इसका हो जाएगा 1.674 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -27 किलोग्राम। तो क्या कर सकते हैं हम? ये देखो मास देखो अगर तीनों का, तो इन दोनों का लगभग समान है और इनकी कंपैरिजन में इतना कम है कि हम इसको क्या मान सकते हैं? जीरो मान सकते हैं। इसलिए हमने देखो ऊपर जो लिखा है वो मास लिखा है, तो इलेक्ट्रॉन का जीरो मान लिया तो हम इसका क्या मान सकते हैं? 1। और न्यूट्रॉन का भी क्या मान सकते हैं? 1। एक दूसरे के सापेक्ष अगर द्रव्यमान देखें, कंपैरिजन करें, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है कि अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को 1 मान लें तो इसका क्या मान सकते हैं? 0। ठीक है। एग्जैक्ट मास पूछ ले तो ये वैल्यू याद करनी है, लेकिन अगर एक दूसरे के सापेक्ष पूछ ले, सिंबल पूछ ले, तो ये इस तरह से होता है। यहाँ पर देखिए इस पर चार्ज -1 है, इस पर क्या होगा? अगर इस वैल्यू को हमने -1 मान लिया तो इस वैल्यू को हम क्या मानेंगे? +1। तो प्रोटॉन का सिंबल क्या हो गया? 1p1। नीचे इसका चार्ज है, ऊपर इसका मास है। इसी तरह से हम न्यूट्रॉन पर कह रहे हैं कि चार्ज क्या है? 0 है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 0। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का सिंबल हो गया, ये प्रोटॉन का और ये न्यूट्रॉन का। याद रखना है नीचे लिखे हुए इनके चार्ज है, ऊपर लिखे हुए इनके मास है। तो इस तरह से आपको याद करनी है इनकी वैल्यू। अगर इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें तो जे थॉमसन ने इसका श्रेय जाता है, प्रोटॉन जो है वो गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। अब यहाँ पर है कि न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने कैसे की। उन्होंने क्या किया कि बेरिलियम जो है, बेरिलियम क्या है? एक तत्व है, उसके नाभिक पर उन्होंने अल्फा कणों की क्या की? बौछार की। अल्फा कणों की बौछार की। तो उन्होंने देखा कि बेरिलियम के नाभिक में से उदासीन कण निर्गमित हुए। कैसे कण बाहर निकले? उदासीन कण बाहर निकले, और उन उदासीन कणों को चैडविक ने क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो परमाणु के कहाँ होते हैं? नाभिक में होते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इनको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि ये कहाँ है? न्यूक्लियस में, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अब देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तो द्रव्यमान होता है ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन का इन दोनों की कंपैरिजन में क्या मान लिया? 0। इसका मतलब यह हुआ कि परमाणु का जो मास है वो कहाँ है? उसके नाभिक में है।
क्योंकि नाभिक में ही क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो होगी उन दोनों का सम जो है वो क्या कहलाएगा, द्रव्यमान संख्या। क्योंकि नाभिक परमाणु का द्रव्यमान जो है वो कहाँ है, उसके नाभिक में है। नाभिक में कौन से कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन दोनों का सम क्या कहलाएगा, द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन गया, द्रव्यमान संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब समझ में आ गया होगा कि द्रव्यमान संख्या में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ही क्यों सम्मिलित है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन का इतना कम होता है कि हम उसको जीरो मान सकते हैं। तो यहां पर आपको याद रखना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या। अब एक और चीज आपको याद रखनी है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ये क्या कहलाता है, परमाणु संख्या। अगर किसी भी तत्व के परमाणु में आपको प्रोटॉनों की संख्या पता चल जाए, इसका मतलब वही उसका आवर्त सारणी में क्या है, परमाणु संख्या है। जैसे कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, 1, इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 1। और अगर आप उदासीन परमाणु की बात करो कि परमाणु न्यूट्रल है, अभी उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या तो क्या हो सकती है, अलग हो सकती है, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, सेम होगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर देखो चार्ज क्या है, एक जैसा है, बस साइन डिफरेंस है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो परमाणु में चार्ज कैसा होगा, 0। इसका मतलब परमाणु कैसा होगा, उदासीन। तो आपको याद क्या रखना है कि उदासीन परमाणु में जितनी प्रोटॉनों की संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है। सपोज कि अगर मैं आपको कहूं कि आपको ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है और बता दो कि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक अगर 8 है तो परमाणु क्रमांक जो होता है वही उसके प्रोटॉनों की संख्या होती है। और क्योंकि इस ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं है इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हुई, 8। मतलब कि 8 ऑक्सीजन अगर इस तरह से लिखा हुआ हो तो याद रखना है इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 8 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है, 8 है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन उदासीन लिखा हुआ है। अगर सपोज आपको बात करें कि मैंने लिख दिया O-2, अब आपको पूछेंगे कि O-2 में प्रोटॉन की संख्या बताओ और इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। तो देखो अगर आप पीरियोडिक टेबल याद कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन जो है इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो अगर परमाणु क्रमांक 8 है तो परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, 8, जो कि कभी बदलती नहीं है। क्यों, क्योंकि ये देखो ये परमाणु है, इसकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाभिक तो बहुत सेंटर में है। कभी भी आप किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं लेकिन आप प्रोटॉन बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा हो सकते हैं लेकिन प्रोटॉनों की संख्या हमेशा वही रहेगी जो उसका परमाणु क्रमांक है। तो यहाँ ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, उसमें प्रोटॉन की संख्या हमेशा 8 होगी। लेकिन यहाँ देखो इस ऑक्सीजन में अगर ये उदासीन होता तो इलेक्ट्रॉन कितने होते, 8, लेकिन यहाँ पर -2 चार्ज है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर से आ गए हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे हम -1 चार्ज मान रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, -2। इसका मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर से आए हुए हैं, मतलब कि उदासीन ऑक्सीजन में 8 होते, 2 बाहर से आ गए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 10। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। आपको किसी भी स्पीसीज को इस तरह से दे देंगे और आपको पूछेंगे इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या दे दे और आपको कहे कि तत्व का प्रतीक बताइए। देखिए मैं 1-2 एग्जांपल और करवाती हूँ, बात क्लियर होगी। यहाँ पर देखिए
सपोज कि आपको कहा कि आपके पास एक तत्व है, एक तत्व का परमाणु है जिसमें 17 प्रोटॉन है। प्रोटॉन कितने हैं? 17। और आपको बोलेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन 18 है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। अब आप इसका प्रतीक बता दीजिए। क्वेश्चन आएगा, आप इसका क्या बता दीजिए? प्रतीक। तो देखो आप कैसे बताओगे प्रतीक? 17 प्रोटॉन है, आप पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी याद करेंगे तो आप आवर्त सारणी को खोलो बुक में, आप देखो 17 जो परमाणु क्रमांक है वो किसका है? क्लोरीन का। तो आपको प्रोटॉनों की संख्या 17 है, मतलब कि परमाणु क्रमांक जो है वो क्या है? 17 है। ठीक है। और परमाणु क्रमांक को किसी भी तत्व का जब हम सिंबल लिखते हैं तो परमाणु क्रमांक को थोड़ा लोअर डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, मतलब थोड़ा नीचे लिखते हैं। जैसे सपोज कि मैंने ऑक्सीजन का ये सिंबल लिखा और उसका परमाणु क्रमांक 8 यहां लिखूंगी, और ऑक्सीजन का जो मास होता है, जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो वो आप मास कहाँ लिखते हैं? ऊपर। यानी कि ये जो ऊपर वाली है ये इसकी क्या है? द्रव्यमान संख्या। मास जो होता है वो क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। और ये जो नीचे लिखा हुआ है ये इसका क्या है? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। एक ही बात है, परमाणु क्रमांक को ही परमाणु संख्या कहते हैं। और परमाणु क्रमांक जो होता है किसके बराबर होता है? प्रोटॉनों की संख्या के। तो आप परमाणु क्रमांक यहां लिखेंगे 17। अब 17 किसका है? क्लोरीन का। आप पीरियोडिक टेबल रन करेंगे, 17 आपको पता चल जाएगा किसका है? क्लोरीन का। तो आप क्लोरीन का प्रतीक लिखेंगे। अब उसने कहा है कि उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये क्लोरीन उदासीन होता तो इसमें 17 प्रोटॉन होते और 17 ही क्या होते? इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन उसने बाहर से लिया है, तभी क्या है? 18 है। मतलब कि चार्ज क्या आ जाएगा? -1। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन देंगे और अगर आपको प्रतीक पूछ ले तो आप प्रतीक क्या लिखेंगे? 17 क्लोरीन -1। ठीक है। इसी तरह से अगर आपको न्यूट्रॉनों की संख्या भी दे रखी होती, सपोज कि आपको दे रखा होता यहाँ पर कि इसमें न्यूट्रॉन जो है, देखो 35, 17 क्लोरीन 35 होता है, 35 - 17 करो आप, तो यहाँ 18। सपोज आपको कहते हैं इसमें 18 क्या है? न्यूट्रॉन है। तो आप इसकी द्रव्यमान संख्या भी निकाल सकते थे। 18 और 17, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दो, 17 और 18 कितना हो जाता? 35। तो आप यहाँ क्या लिखते? 35। इस तरह से ये सिंबल हो जाता और आपका आंसर हो जाता। ठीक है। 17 क्लोरीन 35 -1। देखिए परमाणु मॉडल में पहला है थॉमसन का मॉडल। जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था। उन्होंने अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या है कि ये बताया था कि परमाणु की स्ट्रक्चर कैसी हो सकती है। तो पहले सबसे पहले थॉमसन ने ये कोशिश की और उन्होंने बताया कि परमाणु जो है वो एक धन आवेशित गोला होता है। थॉमसन का पढ़ रहे हैं हम, थॉमसन परमाणु मॉडल। और उनके अनुसार परमाणु क्या है? एक धन आवेशित गोला है जिसमें धनावेश पूरे में बिखरा हुआ है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से धसे हुए हैं कि एक स्थिर वैद्युत व्यवस्था प्राप्त हो जाती है। स्थिर वैद्युत व्यवस्था का मतलब है कि धनावेश में ऋणावेश इस तरह से धसा हुआ है कि परमाणु फिर भी क्या है? पूरी तरह से वैद्युत रूप से उदासीन है। तो थॉमसन की ये बात तो सही थी कि परमाणु जो है वो वैद्युत उदासीन होता है। वैद्युत उदासीन का मतलब कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इस पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। तो थॉमसन की ये बात, ये उपलब्धि थी कि उसने कहा था कि परमाणु वैद्युत उदासीन होता है। लेकिन उनकी ये बात गलत थी कि परमाणु में पूरे में धनावेश जो है वो समान रूप से वितरित है। उन्होंने कहा कि परमाणु पूरे परमाणु में धन आवेश जो है ना पूरे परमाणु में है। जबकि आपको पता है कि परमाणु में क्या होता है? रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु का धन आवेश केवल परमाणु के अंदर एक छोटे से भाग में होता है जिसको हम क्या कहते हैं? नाभिक या न्यूक्लियस। धनावेश किस पर होता है? प्रोटॉन पर। और प्रोटॉन कहाँ होता है? नाभिक में। तो इसका मतलब है कि धनावेश जो है वो पूरे परमाणु में वितरित नहीं है बल्कि उसके एक छोटे से भाग में पाया जाता है
जिसको हम क्या कहते हैं, नाभिक। तो थॉमसन की ये बात तो गलत थी कि परमाणु एक समान रूप से आवेशित धनावेशित गोला है, ठीक है, लेकिन ये बात सच थी कि परमाणु वैद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। यहाँ पर थॉमसन के परमाणु मॉडल की कंपैरिजन जो है तरबूज से की जाती है इंडिया में। इसको तरबूज मॉडल कह सकते हैं कि जैसे तरबूज में उसका जो रेड रेड पार्ट होता है ना, पल्प होता है, वो तो किसके समान हुआ, धन आवेश के समान, और उसमें जो बीज है काले वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। और इसकी कंपैरिजन आप प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। जैसे पुडिंग बनाते हो आप, कस्टर्ड जिसको कहते हैं, उसमें जो रेजिन डालते हो आप, ड्राई फ्रूट्स, वो तो हो गए इलेक्ट्रॉन, और जो पूरा कस्टर्ड होगा वो क्या कहलाएगा, धन आवेश। तो इस तरह से इसकी कंपैरिजन कर सकते हैं। हालांकि इन सब बातों को आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ पूछा जाएगा थॉमसन के परमाणु मॉडल की उपलब्धि क्या थी। तो थॉमसन ने बताया था कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, ये इसकी उपलब्धि थी। इसका ड्रॉबैक यानी कमी क्या थी कि उन्होंने बताया था कि धनावेश पूरे परमाणु पर समान रूप से वितरित है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जो आगे जाके रदरफोर्ड ने प्रूव किया था। उन्होंने कहा था कि धनावेश जो है परमाणु के अंदर बहुत अल्प भाग में केंद्रित होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नाभिक। और ये बात किसने बताई थी, रदरफोर्ड ने। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया था ये। तो नेक्स्ट जो मॉडल है वो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ये भी आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। उन्होंने गोल्ड फॉइल ली थी, 100 नैनोमीटर की पतली सोने की पन्नी ली थी, और उस पर उन्होंने अल्फा कणों की बौछार कराई थी। तो यहाँ पर आप देखिए, उन्होंने बहुत छोटी एक सोने की पन्नी ली, और उस पन्नी के चारों ओर उन्होंने जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा दिया। पर्दा कैसा लगाया था, जिस पर जिंक सल्फाइड का लेप किया हुआ था। जिंक सल्फाइड जो होता है, मैंने पहले बताया था आपको, ये एक स्फुरदीप्त पदार्थ होता है। इस पर अगर कोई चीज टकराती है तो वो चमकने लगता है, ठीक है, क्योंकि किरणों को आप देख नहीं सकते, लेकिन उनको आप इस तरह से पता लगा सकते हो कि निकल रही है। अगर वो जिंक सल्फाइड के पर्दे से टकराएगी तो वहां क्या क्रिएट होगी, चमक उत्पन्न होगी। तो इस तरह से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट का सेटअप किया था। उन्होंने यहाँ पे क्या किया, अल्फा कणों का स्रोत लिया, अल्फा कणों का एक क्या लिया, सोर्स लिया, ठीक है। और यहाँ पर जब ये अल्फा कण जो है इन्होंने इस गोल्ड फॉइल पर डाले, तो उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। अधिकांश अल्फा कण क्या हुए, इसमें से सीधे निकल गए। इसका ये मतलब हुआ, सीधे निकल गए, ये कैसे पता चला कि यहां से गए और सीधे आगे जाके यहां टकरा के चमक उत्पन्न की होगी। तो ज्यादातर सीधे निकल गए। इसका मतलब यह हुआ कि परमाणु जो है उसका ज्यादातर भाग खाली है, यानी कि उसमें मास नहीं है। देखो, आपको इससे पहले यह बात समझनी होगी कि अल्फा कण क्या होता है। अल्फा कणों पर खुद पर क्या होता है, धन आवेश होता है। क्या होता है, धन आवेश होता है। अगर आपको पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि अल्फा कण अगर खुद धनावेश है तो वो रिपेल किससे होंगे, परमाणु के अंदर धनावेश से। और जब ये देखा गया कि ज्यादातर अल्फा कण सीधे निकल गए, इसका मतलब प्रूव ये हुआ कि परमाणु का ज्यादातर भाग तो खाली है, ठीक है। दूसरा प्रेक्षण इनका क्या था, उन्होंने ये देखा कि केवल कुछ ही अल्फा कण ऐसे थे जो अपने पथ से विचलित हुए। केवल बहुत कम ऐसे थे जो अपने पथ से हल्का सा क्या हुए, विचलित हो गए, मतलब हल्का सा मुड़े, कुछ कोण, छोटे कोण पर विक्षेपित हो गए। इसका मतलब यह हुआ कि जरूर वो अल्फा कण जो है वो परमाणु के अंदर जो धन आवेश है उसके पास में से गुजरे होंगे। तो पॉजिटिव ने पॉजिटिव को क्या किया होगा, रिपेल। सपोज कि ये धनावेश है और अल्फा कण इसके पास में गुजरा होगा, तो सीधा नहीं जाकर हल्का सा क्या हो गया, रिपेल हो गया, क्योंकि इस पॉजिटिव ने इस पॉजिटिव को क्या किया, रिपेल किया, ठीक है। और उन्होंने फिर ये देखा कि केवल 20,000 कणों में से केवल एक कण ऐसा था जो 180 पर वापस आ गया, लौटकर टकराया और वापस लौट के आ गया, 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि वो एक कण जो है ना, सीधे ही नाभिक से जाके टकराया होगा, सीधे ही धनावेश से ही जाके टकराया होगा, और इसीलिए 20,000 में से एक कण क्या है, 180 डिग्री पर जाकर क्या हो गया, वापस आ गया। तो इस बेसिस पर रदरफोर्ड ने ये प्रूव किया कि यहाँ पर ज्यादातर जो धन आवेश है वो परमाणु के अंदर एक अति अल्प भाग में केंद्रित है,
जिसको हम क्या कहते हैं, नाभिक। उन्होंने क्या नाम दिया, नाभिक नाम दिया, कि परमाणु का द्रव्यमान परमाणु के अंदर एक बहुत छोटे भाग में पाया जाता है, जिसको उन्होंने नाम दिया नाभिक। तो इस तरह से ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या सोने की पन्नी का प्रयोग कहते हैं इसको। और इसके बेसिस पर उन्होंने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, और इस मॉडल के अनुसार आपको पूछेंगे कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की विशेषताएं बताइए या अभिग्रहित लिखिए, तो आप क्या कहेंगे कि रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का द्रव्यमान एक अति अल्प भाग में केंद्रित होता है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, नाभिक। और उन्होंने ये कहा कि नाभिक जो होता है उसकी त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या की कंपैरिजन में बहुत कम होती है, बल्कि उन्होंने बताया कि ये अगर 10 की घात -15 मीटर होती है अगर इसकी त्रिज्या नाभिक की, तो परमाणु की त्रिज्या जो है उन्होंने बताया 10 की घात -10 मीटर होती है। तो इतना डिफरेंस होता है। इसको उन्होंने इस तरह से एक एग्जांपल देके भी समझाया कि अगर आप नाभिक को एक क्रिकेट की गेंद मान लो, तो ये गेंद जो है क्रिकेट के लगभग 5 किलोमीटर त्रिज्या वाले मैदान में पड़ा है। तो इतना छोटा होता है परमाणु के आयतन की कंपैरिजन में नाभिक का आयतन। ठीक है। दूसरा उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, और परमाणु और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे के साथ स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपना परमाणु मॉडल बताया था। लेकिन रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष हैं दो। एक है कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी पथ पर चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन से विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उस पर आवेश है, और त्वरित आवेशित कण जो है वो विद्युत चुंबकीय विकिरण का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार। तो अगर ये विकिरण उत्सर्जित करेगा तो इसमें से कुछ ऊर्जा की हानि होगी। तो ये ऊर्जा इसको कहां से मिलेगी, इसकी जो गति है उससे मिलेगी। तो उस वजह से इसका पथ, क्योंकि इससे ऊर्जा की हानि हो रही है, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होता जाएगा, छोटा होता जाना चाहिए था, और इलेक्ट्रॉन सर्पिलाकार गति करते हुए नाभिक में चला जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है वो नाभिक के स्थायित्व यानी कि परमाणु मॉडल के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता है। दूसरा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है वो परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक संरचना का बिल्कुल भी नहीं बता पाता है, उसका वर्णन नहीं कर पाता है। ये नहीं बता पाता है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर किस तरह से व्यवस्थित है और उनकी ऊर्जा क्या है। तो यह है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दो दोष। जनरली एग्जाम में दोष पूछे जाते हैं, इसलिए आपको दोष अच्छे से याद करने हैं। ठीक है। अब मुझे बताओ समझ में